इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। चलते हैं बुलेटिन की ओर, उससे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा, क्राउन प्रिंस शेख खालिद की पीएम मोदी से मुलाकात, दोनों नेताओं ने बैठक और वार्ता की। दिल्ली सरकार ने रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी का विरोध किया, छोटे व्यापारियों पर नए जीएसटी नियमों का असर, दिल्ली सरकार का जीएसटी परिषद में विरोध का ऐलान। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की पत्नी का निधन, उनका अंतिम संस्कार सोमवार को गृहग्राम पाउवारा में किया जाएगा। भाजपा नेता डॉक्टर सरोज पांडे के पिता का निधन, अंतिम संस्कार आज दोपहर भिलाई के मैत्री कुंज से शिवनाथ नदी मुक्तिधाम के लिए शुरू होगी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने सोमवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। शेख खालिद की यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है जो 8 सितंबर को शुरू हुई। पीएम मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और दोनों नेताओं के बीच वार्ता हुई। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह मुलाकात द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रिसर्च ग्रांट पर 18% जीएसटी लगाना अनुचित है। उन्होंने इस कदम को देश के विकास के लिए नुकसानदायक बताया है और कहा है कि जीएसटी परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर कड़ा विरोध किया जाएगा। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर शोध ग्रांट पर 18% जीएसटी लगाने का विरोध किया है। उनका कहना है कि यह देश के विकास में बाधा बन सकता है। उन्होंने यह भी चिंता जताई कि पेमेंट गेटवे के माध्यम से किए जाने वाले छोटे भुगतान पर जीएसटी लगाने का विचार छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स को प्रभावित करेगा। आतिशी ने जीएसटी परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर कड़ा विरोध करने की बात कही है। पार्टी की केंद्र सरकार है वो लगातार अपने बजट से रिसर्च ग्रांट्स को कम कर रही है। वो लगातार रिसर्च ग्रांट्स का अमाउंट कम करती जा रही है और दूसरी तरफ जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुद अपने दम पर रिसर्च ग्रांट्स लेके आ रहे हैं तो उन पर 18% जीएसटी लगाया जा रहा है। देखिए, रिसर्च कोई बिजनेस नहीं है। रिसर्च देश के डेवलपमेंट में एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आईआईटी दिल्ली जैसा इंस्टीट्यूट नई तरह की गाड़ियां, नई तरह के एयरक्राफ्ट, तरह तरह के मटेरियल्स, मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह पे रिसर्च कर रहा है तो उस पर जीएसटी क्यों लगाया जाए। तो आज की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में रिसर्च ग्रांट्स जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मिलती हैं, अगर उस पर किसी भी प्रकार की जीएसटी लगाने की बात होती है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा जुड़ा हुआ है ऑनलाइन पेमेंट से। अभी तक 2000 रुपए से कम सारे ऑनलाइन पेमेंट्स जीएसटी से एग्जेम्प्ट थे, लेकिन एक प्रस्ताव आज जीएसटी काउंसिल में आ रहा है कि जो पेमेंट गेटवेज के माध्यम से होते हैं उन पर जीएसटी लगना चाहिए। लेकिन ये छोटे बिजनेसेस पर और स्टार्टअप्स पर बहुत बड़ा प्रहार होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स 100% ऑनलाइन पेमेंट्स पर रिलाय करते हैं, ऑनलाइन सेल्स पर रिलाय करते हैं। तो अगर जीएसटी पेमेंट गेटवे पर लगेगा तो वो इन बिजनेसेस को ही पास ऑन। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की पत्नी श्रीमती कमला देवी साहू का रायपुर स्थित एक निजी हॉस्पिटल में देर रात निधन हो गया। उनकी आयु 72 वर्ष थी। उनका पार्थिव शरीर सोमवार सुबह गृहग्राम पाउवारा ले जाया जाएगा।
पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की पत्नी श्रीमती कमला देवी साहू का रायपुर में देर रात निधन हो गया। उनकी आयु 72 वर्ष थी और वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं। उनका अंतिम संस्कार सोमवार को उनके गृह गांव पाउवारा दुर्ग जिले में किया जाएगा। उनके निधन से परिवार और स्थानीय समुदाय में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कई मंत्रियों और पार्टी नेताओं ने निधन पर शोक जताया है। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सरोज पांडे और भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश पांडे के पिता श्याम पांडे का आज 9 सितंबर 2024 को निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से भाजपा परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सरोज पांडे और भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश पांडे के पिता श्याम पांडे का निधन हो गया है। परिवार के अनुसार उनकी अंतिम यात्रा आज दोपहर भिलाई के मैत्री गुंज से शिवनाथ नदी मुक्तिधाम के लिए शुरू होगी। सूरत के लालगेट इलाके में गणेश उत्सव के दौरान रविवार रात को 6 युवकों ने पंडाल पर पथराव किया। इसके विरोध में हजारों लोग सड़क पर आकर प्रोटेस्ट करने लगे। हिंसक स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। सूरत के लालगेट इलाके में गणेश उत्सव के दौरान 6 युवकों ने पंडाल पर पथराव किया, जिससे हजारों लोग सड़क पर उतर आए। पुलिस ने पथराव करने वाले 6 लोगों को और उनके समर्थन में शामिल 27 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय विधायक और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई है, जिसमें डीसीपी विजय सिंह गुर्जर और एक अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। स्थिति को काबू में लाने के लिए सूरत में करीब 1000 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले को लेकर पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी को कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं। गवर्नर ने कहा कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को बर्खास्त किया जाना चाहिए और राज्य सरकार को संविधान और कानून के अनुसार काम करना चाहिए। मामले में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि सबूतों से छेड़छाड़ की गई है और पुलिस ने मामले को सही तरीके से हैंडल नहीं किया है। टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने यूएस ओपन मेंस सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। इटालियन स्टार ने अमेरिका के टेलर फिट्ज को हराकर इस साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम में जीत दर्ज की है। सिनर इटली के पहले पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह खिताब जीता है। 23 साल के जैनिक सिनर ने यूएस ओपन में अपने शानदार प्रदर्शन के साथ दुनिया का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। सिनर ने फाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को सीधे सेट्स में हराकर खिताब अपने नाम किया। यह सिनर का दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है, जिन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीता था। इस जीत के साथ सिनर ने इटली का पहला पुरुष यूएस ओपन खिताब जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया है। दूसरी ओर टेलर फ्रिट्ज का ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना टूट गया है, जबकि यूएस ओपन को देखने के लिए 10 लाख से ज्यादा फैंस स्टेडियम में पहुंचे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने 4 साल के कार्यकाल में 532 दिन छुट्टी ली है। इस दौरान बाइडेन की केवल 794 दिन काम किया है। बाइडेन हर 10 दिन में 4 दिन छुट्टी पर रहते थे और जो अमेरिका इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति द्वारा ली गई सबसे अधिक छुट्टियां हैं। जो बाइडेन की छुट्टियों को लेकर आलोचनाओं का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बाइडेन ने अपने 4 साल के कार्यकाल में अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति की तुलना में सबसे अधिक छुट्टियां ली हैं, जबकि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप, ओबामा और रिगन ने अपने कार्यकाल में कम छुट्टियां ली थी। बाइडेन की छुट्टियों की तुलना एक सामान्य अमेरिकी के छुट्टियों के साथ की गई है। बाइडेन की बढ़ती उम्र और सेहत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 73वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर 2024 का उद्घाटन किया। उन्होंने भारत की प्राचीन खेल परंपरा को महत्व देते हुए कहा कि स्वास्थ्य शरीर के लिए खेल कूद आवश्यक है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खेलकूद की गतिविधियां प्राचीन काल से ही भारत की परंपरा का हिस्सा रही हैं। उन्होंने स्वास्थ्य शरीर के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि खेलकूद धर्म के सभी साधनों के लिए आवश्यक है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2014 से खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का भी उल्लेख किया और पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के जज्बे की तारीफ की। भारत की परंपरा में खेल और खेल कूद की गतिविधियों को महत्व दिया गया है। भारतीय ऋषि इस बात का उद्घोष करता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वह स्वस्थ शरीर से ही संभव है और स्वस्थ शरीर के लिए खेलकूद की गतिविधियां, योगासन, प्राणायाम, ये सभी क्रियाएं एक स्वस्थ शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और स्वस्थ शरीर ही एक समर्थ समाज का और एक सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार भी कर सकता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लेकर रविवार देर रात इस्लामाबाद में भारी बवाल हुआ। वहीं पीटीआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। प्रशासन ने इमरान खान की रिहाई के लिए शहबाज सरकार को 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई कार्यकर्ता इस्लामाबाद में मवेशी मैदान में सभा के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गईं। इसमें एएसपी शोएब खान समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए। प्रशासन ने स्थिति काबू में लाने के लिए आंसू गैस और लाठियों का इस्तेमाल किया। पीटीआई ने सरकार को 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन ने चेतावनी दी है कि अगर इमरान को रिहा नहीं किया गया तो वे स्वयं रिहाई की कार्रवाई का नेतृत्व करेंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर भारी गोलीबारी हुई। इस संघर्ष में कम से कम 8 तालिबानी लड़ाके मारे गए और 16 घायल हुए हैं। सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों ने बताया कि गोलीबारी 4 घंटे तक चली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में रविवार रात सीमा पर हुई गोलीबारी में 8 तालिबानी लड़ाके मारे गए और 16 घायल हुए। गोलीबारी में अफगान तालिबान के 2 वरिष्ठ कमांडर भी शामिल हैं। पाकिस्तान और तालिबान के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने इमरान खान को इस स्थिति का दोषी ठहराया है और कहा कि तालिबान के समर्थकों को रिहा करने के फैसले ने देश को मुश्किल में डाल दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के तहत सीटों पर फैसला होने की संभावना है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 5 और समाजवादी पार्टी को 3 सीटें देने पर विचार कर रही है। कांग्रेस ने आप को 5 सीटों का ऑफर दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी के लिए 3 सीटों की सूची भेजी गई है। समाजवादी पार्टी की ओर से पलवल, दादरी और सोहना सीटें मांगी गई हैं। कांग्रेस और आप के बीच अब तक 3 मीटिंग हो चुकी है। गठबंधन के तहत जिंद, कलायत और पेहोवा सीटों पर समझौता लगभग तय है। कांग्रेस ने आप को 4+1 फॉर्मूला पेश किया है, जिस पर सहमति बन चुकी है। छत्तीसगढ़ में गीले कचड़े से मीथेन गैस तैयार करने का प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत पेट्रोलियम जल्द ही रायपुर और भिलाई के कचड़े से सीपीजी गैस तैयार करेगी।
भारत पेट्रोलियम रायपुर और भिलाई में गीले कचरे से सीपीजी गैस तैयार करने के लिए डिटेल फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इस प्लांट के लिए नगर निगम को कोई खर्च नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा खर्च कंपनी अपने CSR मद से उठाएगी। ट्रेचिंग ग्राउंड कछार में स्थापित होने वाले इस प्लांट से 100 टन गीले कचरे से 60% मीथेन गैस तैयार होगी, जिसका उपयोग कचरा वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाएगा। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन इसके साथ ही 10 बदलाव और 3 सीन हटाने के निर्देश दिए गए हैं। सिख संगठनों के विरोध के बाद फिल्म में बदलाव किए गए हैं। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को आखिरकार सेंसर बोर्ड से यूए सर्टिफिकेट मिल गया है, लेकिन इसके लिए 10 बदलाव और 3 सीन हटाने पड़ेंगे। सिख संगठनों ने फिल्म के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई थी, जिससे रिलीज में देरी हुई। संगठनों का आरोप है कि फिल्म में सिखों को गलत तरीके से पेश किया गया है। इस विवाद के कारण फिल्म अपने तय समय पर रिलीज नहीं हो पाई। अब फिल्म को कुछ हफ्तों में रिलीज करने की योजना है, लेकिन सिख संगठनों ने इसके खिलाफ बड़े स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और बस्तर संभाग में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई। बिजली गिरने से अब तक 7 लोगों की जान चली गई है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सुकमा में मूसलाधार बारिश के कारण उड़ीसा रूट बंद हो गया है। वहीं बलौदा बाजार में बिजली गिरने से 7 लोगों की जान चली गई है। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और अगले 24 घंटे में और बारिश की संभावना जताई गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ।